दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं हिंदी विषय में। देखते हैं कि जो आपसे सवाल पूछे गए थे उसका जवाब आपने कैसे दिया। ठीक है, आइए, बहुत शानदार सवाल हैं और एक बार आप मिलान कर लीजिए। पहला सवाल जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ वो सुनिए ध्यान से। क्या है लिख रहा है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो बताना है। कौन सा अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। फिर से पढ़ लीजिए, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे टिक किया कि सर ये अनुप्रास अलंकार होगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पे सही उत्तर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। क्या हो दोस्तों? वर्णों की आवृत्ति दिखिए आपको, वहां क्या होता है दोस्तों? वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ऐसा कुछ है नहीं जहां पर वर्ण की आवृत्ति दिख रही है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है दोस्तों, देखिए एक शब्द लिखा हुआ लाल लाल। ठीक है, ये दो बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जहां कहीं भी शब्दों की आवृत्ति देखने को मिले आपको, उसे आप क्या नाम देंगे? उसे आप कहिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? जहां पर शब्दों की आवृत्ति देखिए, जैसे लाल लाल, ज्वलंत लाल लाल, क्या है? शब्दों की आवृत्ति है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों उत्प्रेक्षा। देखिए उत्प्रेक्षा तो होने से रहा, उत्प्रेक्षा भी इसका उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया दोस्तों उत्प्रेक्षा के बारे में कि जहां कहीं भी क्या आ जाए, मनु, जनु, मानहु, ठीक है, मानो, जानो, इस तरह के शब्द आ जाते हैं दोस्तों, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तब जाकर के क्या होता दोस्तों? ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता। और मानवीकरण अलंकार भी नहीं। मानवीकरण अलंकार कहां होता दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां पर अचेतन में चेतना जागृत हो जाए। ठीक है, जहां अचेतन में चेतना जागृत हो जाए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? चेतना जागृत हो जाए उसे क्या कहते हैं? जागृत हो जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानवीकरण। आप नहीं समझे ना मानवीकरण क्या है? चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको अपनी भाषा में पहले समझाऊं। याद रखिएगा, जहां निर्जीव में जान आ जाए, जहां निर्जीव में जान आ जाए, वहां क्या होता है दोस्तों? वहां होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मतलब ऐसा उसका वर्णन किया गया है, महसूस हो रहा है कि उस निर्जीव में भी क्या हो गया? जान आ गया। अब आपके सामने अगर मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में कैसे हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेघ आए बड़े बड़े। ठीक है, मेघ आए, ठीक है, बन ठन के। ठीक है, जैसे देखिए मैं दे रहा हूं आपको, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन के। बन ठन की। मेघ माने क्या होता है दोस्तों? मेघ माने होता है बादल। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। मेघ आए, अब बादल तो निर्जीव है, मेघ आए बड़े बनठन के। ठीक है, तो यार बनठन के तो आदमी चलता है ना कि बादल चलता है? बताइए, निर्जीव तो बनठन के चलेगा नहीं। तो दोस्तों अगर ऐसा वर्णन आपको मिल रहा है कहीं पे, तब आप उसे क्या कहेंगे? तब आप उसे कहिएगा मानवीकरण अलंकार, अन्यथा नहीं। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ये आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल मैंने और ऊपर कर दिया, यानी थोड़ा सा लीक से हट करके आप सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पढ़िए, लिखा विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान है, लिख रहा विप्सा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहां पर हम लोगों ने पढ़ा जहां पर शब्द की आवृत्ति आए। क्या है? जहां पर शब्द की आवृत्ति हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, प्रश्नगत अलंकार में दोस्तों याद रखिएगा, यहां प्रश्नवाचकता का बोध होगा। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब लिखा होगा कि प्रश्नवाचकता का बोध निकल कर आएगा दोस्तों, तब याद रखिएगा बोध या भाव आप कह सकते हैं। ठीक है, तब आप उसे कहिएगा। ठीक है, अब दो बचा, या तो पूर्णोपमा होगा या तो लुप्तोपमा होगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, लुप्तोपमा अलंकार को ही क्या कहा जाता है? विप्सा अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब लुप्तोपमा अलंकार क्या है? देखिए नाम से ही लग रहा है दोस्तों, लुप्त धन उपमा बराबर लुप्तोपमा। ठीक है, तो जहां पर उपमा क्या हो गया हो दोस्तों? जहां पर उपमा क्या हो गया दोस्तों? लुप्त हो गया हो, वहां क्या होता है? ये लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर क्या हो गया हो दोस्तों? उपमा लुप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए उपमा कैसे लुप्त होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। उपमा में दो तीन चीजें आप पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर उपमा की बात आती है तो देखिए पूरा का पूरा उपमा नहीं लुप्त होता है। ठीक है, उपमा में क्या होते हैं दोस्तों? उपमा में तीन अंग होते हैं। ठीक है,
प्रथम अंग, द्वितीय अंग, तीन अंग, तो उपमा के जो अंग होते हैं ना वो लुप्त हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? लुप्त हो जाते हैं। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल देके दिखा दीजिए, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो जरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कहा मुख चंद्र सा है, ठीक है, क्या बोला मैंने? मुख 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 चंद्र सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख चंद्र सा है। यहां पर मैंने क्या कहा दोस्तों? ये भी तो मैं बोल सकता था कि मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान है। तो आप देख रहे हैं उपमा यहां पर बहुत सारे लुप्त हो गए, ठीक है। तो जहां कहीं भी लुप्त होता है वहीं पे क्या आता है निकल कर दोस्तों? लुप्तोपमा अलंकार होता है। और पूर्णोत्तमा अलंकार क्या कहा होता है दोस्तों? जहां पर उपमा के सभी अंग मौजूद हो, जहां पे उपमा के अंग क्या हो? मौजूद हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर मैं इसी को विस्तार से लिख देता कि मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान है, तब ये क्या हो जाता? पूर्णोपमा अलंकार हो जाता। बात को समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझते चलिए। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल तो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे के जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वो और भी कठिन होते चले जाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा लाल देह लाली लसे, आरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, ठीक है। करा इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? यहां पे आपको छंद बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि यहां पर क्या निकल कर आएगा? दोहा। ये हमने शायद एक आध बार आपको पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा दोहा में मात्राएं कैसे होती हैं दोस्तों? 13 11 13 11 पर यति होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोहा, दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, और इसमें 11 13 11 13 मात्राएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मैं चौपाई की बात कर दूं, तो चौपाई में मात्राएं कितनी हो जाती दोस्तों? 16 16, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे समझते चलिए, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे लाल देह लाली लसे, देखिए दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ठीक है। 2 1 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसको आप करते चलेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 11 और ये आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ये दे है ना, तो ये 11 12 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा दोस्तों। अरुधर लाल लंगूर निकालेंगे तो 13 11 पर बनेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बर नौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन में दोस्तों यही आपको मिलता है। तो ये क्या है दोस्तों? यह दोहा है, ठीक है। याद रखिएगा, यह भी दोहा हो जाएगा। श्री गुरु चरण, ऊपर और नीचे की तरफ दोस्तों पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी दोहा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ भी मात्राएं क्या होंगी दोस्तों? याद रखिएगा 13 11 13 11 मिलेगा। मतलब जो पहला चरण होगा दोस्तों, जो पहला चरण होगा, पहला चरण यहाँ पर 13 मात्राएं होंगी, जो द्वितीय चरण होगा वहाँ पे 11 मात्राएं होंगी, जो तृतीय चरण होगा वहाँ 13 होंगी, फिर जो चतुर्थ चरण होगा वो होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा और चौथा बराबर होता है, और पहला और तीसरा चरण बराबर होता है। ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आगे बढ़िए। कराए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रस है? अलंकार और छंद से हटकर एक नया सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर भगवान की भक्ति हो रही है, और मीरा के द्वारा दोस्तों ये गाना गाया जा रहा है, ठीक है, कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। हालांकि ये नहीं, मतलब बता रहा हूँ जैसे मीरा के द्वारा। मीरा क्या थी? मीरा को आप भगवान कृष्ण की भक्ति भावना में लीन मत समझिए। मीरा मतलब आज मीरा को कहा जाता है एक ऐसे भगवान के उपासक के रूप में जाना जाता है जो दिन रात केवल भगवान की उपासना ही करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आप भक्ति रस समझिएगा। कौन सा रस दोस्तों? भक्ति रस समझिएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे मीराबाई का द्वारा ही गाया हुआ है, लेकिन आप समझिए चीजों को, ठीक है। कह रहा है कि 10वें और 11वें
रस कौन कौन से, ठीक है। वैसे दोस्तों कहा जाता है मुख्य रूप से रसों की संख्या 9, ठीक है, या 8 कई लोगों ने भी बताया, ठीक है। तो यहां पर जो 10वां और 11वां लास्ट में जोड़ा गया, आपको बताना है कि कौन कौन सा जोड़ा गया, ठीक है। तो लिख रहा है ब्याज स्तुति रस और निंदा रस। दोस्तों हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं। ब्याज स्तुति दोस्तों हम लोगों ने अलंकार में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? अलंकार में पढ़ा था। यहां पे आपको परेशान करने के लिए दे रहा है, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। निंदा कोई रस नहीं है, भक्ति रस तो है मान लीजिए, ठीक है। राजनीति कोई रस नहीं है, वात्सल्य रस और भक्ति रस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 10वें और 11वें नंबर पर यही भक्ति रस और वात्सल्य रस को जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर पे आपका वात्सल्य रस और 11वें नंबर पे, 10वें पे आया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्रमशः याद रखिएगा, और ये 11वें नंबर पे जोड़ा गया था अंतिम में भक्ति रस, ठीक है। करा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ठीक है। दोस्तों इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, ये तो गलत कर रहा है, ठीक है। कर्म के अनुसार ही तो फल मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही ना फल मिलेगा। अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो भाई अच्छे फल मिलेंगे, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। करा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये एकदम परफेक्ट उत्तर दिख रहा है। करा कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है दोस्तों, पूरा संबंध है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये तो मान लीजिए गीता वाला कथन उपदेश है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने इसे सही भी किया, ठीक है। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना, इस अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी के चक्कर में पड़ना, परिवार के झंझटों में फंस जाना, ठीक है। तो याद रखेगा 99 के फेर में पड़ना, ये क्या कहा जाता है, अधिक धन की लालच करना, धन कमाने में लगे रहना, इसे कहा जाता है। नहीं लोग कहते हैं अरे भैया पैसा के चक्कर में पड़े, ठीक है, 99 के फेर में पड़े, ठीक है। तो याद रखेगा इसका मतलब क्या है, धन कमाने में लगे रहना और सामाजिक और परिवार से दूरी बना लेना, समाज और परिवार से, इसे क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है उसका यही हश्र होता है, ठीक है। क्यों? फिर उसको और कुछ नहीं दिखता, दिन भर केवल क्या दिखता है, रुपया सिंबल दिखता है, ये दिखेगा दिन भर, ठीक है। केवल इसी में उसका ध्यान रहता है कि ये कहां से आएगा, इसी पे उसका ध्यान रहता है, उसका ध्यान परिवार पे नहीं रहता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये होता है 99 के फेर में पढ़ना। आप ना 99 के फेर मत पढ़िएगा, क्यों? आप ना समाज के फेर में पढ़िएगा, आप देश के फेर में पढ़िएगा, आप अच्छे काम के फेर में पढ़िएगा। अगर आप काम के फेर में पढ़ेंगे ना तो इस रुपया को आप दिखेंगे, ठीक है, अपने आप, रुपया आपके पीछे अपने आप आएगा, लेकिन आपको सही रास्ते पे होना है। करा शुद्ध वाक्य लिखो, उसे 2 रोटियां दे दो, ठीक है। यहां पर दोस्तों शुद्ध कौन सा है, उसे 2 रोटियां, दो रोटी दे दो, ठीक है। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, उसे 2 रोटियां दे दो। देखो मैं बोल भी वही रहा हूं, क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका गलत निकलता ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई अगर 1 रोटी मांगते तो रोटी कहते हैं, लेकिन अगर रोटी के आगे आप ये दो लगा दिए तो फिर 2 रोटियां दे दो आप ये कहोगे, ठीक है। उसे रोटियां दे दो, उसे रोटियां दो दोस्तों गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही करिए, यही परफेक्ट आएगा, उसे 2 रोटियां दे दो, ठीक है। याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, यही इसका शुद्ध रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, 1 घोड़े, 1 गाय 2 घोड़े 1 बकरी। अगर कभी ऐसा आ जाए, देखिए गाय क्या है दोस्तों, समझिए बात को, देखिए गाय क्या है, गाय स्त्रीलिंग है, क्या है, गाय स्त्रीलिंग है। घोड़ा क्या है दोस्तों, घोड़ा आपका पुल्लिंग है, घोड़ा आपका पुल्लिंग है। फिर बकरी क्या है दोस्तों, बकरी आपका स्त्रीलिंग है। तो जहां कहीं भी मिक्स आ जाए ना, वहां पे ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम में हो इसके अनुसार हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चर रहे हैं नहीं दोस्तों, चर रही है बोलिए, आप ये समझिएगा, ठीक है। बस यही इसका कॉमन चीज है, समझने वाली बात है। तो 1 गाय 2 घोड़े 1 बकरियां मैदान में चर रहे हैं, नहीं, चर रहे हैं आपका गलत होगा, चर रहे हैं आपका गलत होगा, चर रहे हैं आपका गलत होगा दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अंतिम में होगा इसके अनुसार आपको यहां पर प्रयोग करना है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं राम, मोहन और सीता बाजार जा रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बाजार जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा जो अंतिम में होता है उसी कर्ता के अनुसार दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है, उद्धरण चिन्ह दोस्तों कहां पर प्रयोग किया जाता है, कर जब कोई वाक्य
जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए वहां पे प्रयोग किया जाता है, या फिर जहां कोई प्रश्न पूछा गया हो वहां पर प्रयोग किया जाता है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है वहां किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उद्धरण चिन्ह की बात करूं तो उद्धरण चिन्ह दोस्तों प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह कुछ और नहीं दोस्तों, याद रखिएगा उद्धरण चिन्ह का तात्पर्य है उसको डबल ब्रैकेट में रखना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या है दोस्तों, याद रखिएगा यही आपका उद्धरण चिन्ह है, आप घबराए मत करिए, इसके अंदर आप कथन रखोगे ना यही क्या कहलाएगा आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पे आप क्या कर लेंगे, सही उत्तर कर लेंगे, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। देखिए आ गया सवाल आपके सामने कैसा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। पढ़िए क्या लिखा है, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये सरल वाक्य है, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना। और मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए क्या कहेंगे दोस्तों, डिपेंडेंसी लाएंगे, दो अलग अलग मतलब एक वाक्य को दो वाक्यों में बांट करके उसको एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे से संबंधित करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, मिश्रित बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, कह रहा परिश्रम करने पर परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। अरे अनुकूल का प्रतिकूल कर दिया तो ये मिश्रित थोड़े बना, ठीक है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है तो सेम सेम लिख दिया, गलत है। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती, प्रतिकूल नहीं दोस्तों, यहां अनुकूल की बात किया है। करा जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, सही बनेगा। याद रखेगा ये जब तब क्या करता है, इस वाक्य का संबंध दिखाता है कि जब आप परिश्रम करेंगे तभी आपकी परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बनेंगी, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के जवाब जो है दोस्तों आपको फंसाने के लिए दिए गए, गलत दिए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा नील गाय में कौन सा समास है। देखिए द्वंद्व समास तो कतई नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास कहां होता है, जैसे होता माता पिता लिखा रहता तब यहां क्या कहते हैं दोस्तों, आपका द्वंद्व समास। या मैं कहूं दोस्तों गाय बैल, याद रखेगा गाय बैल लिखते हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर आप जो है द्वंद्व समास कर लेते, ठीक है। लेकिन यहां पे तो कतई नहीं होगा, ठीक है। याद रखेगा द्विगु भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये संख्यावाची होता तब आप करते, क्या करते, संख्यावाची होता तब आप करते। जैसे गाय से मैंने एक शब्द बनाया पंचगव्य, क्या बनाया दोस्तों, पंचगव्य, ठीक है। तो याद रखेगा गाय से जो निकलने वाले 5 अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो पंच शब्द की वजह से दोस्तों ये हो जाता, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बैच में भी आपको पढ़ाया गया होगा, तो चीजें आप अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। कर्मधारय में समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैसे हो जाएगा ये आपके दिमाग में आ रहा है तो जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर आप विच्छेद भी करेंगे तो क्या होगा, नीली है गाय जो, ठीक है, नीली है गाय जो, ठीक है, ये आता निकल करके, तो ये कर्मधारय समास है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तत्पुरुष मत करिएगा, तत्पुरुष आपका गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछ देता ना, मान लीजिए मैं आपसे पूछ देता पुरुषोत्तम, क्या पूछ देता दोस्तों, पुरुषोत्तम, कि भाई पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तब क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास है। हम डिफिकल्ट लेवल दे रहा हूं, ठीक है। या मैं आपसे और कठिन शब्द दे दूं, जाति भ्रष्ट, क्या दे दूं दोस्तों, जाति भ्रष्ट, तो यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपका क्या हो जाएगा, यहां भी आपका जो है ये तत्पुरुष समास निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर महात्मा में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, महात्मा का क्या निकल के आएगा दोस्तों, महात्मा का आएगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसे महात्मा कहेंगे। और महात्मा में ये कौन सा आएगा, समास कौन सा आएगा, तो याद रखेगा यहां भी कर्मधारय समास है, क्या है, कर्मधारय समास है। तो इसको अच्छे से देखिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द दोस्तों, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किस शब्द में यण संधि है? जहां पर यण संधि वो बताइए। मैंने बताया था यण संधि जहां भी होगा दोस्तों वहां पर या व के साथ कोई अर्ध वर्ण आया होगा। क्या आएगा दोस्तों? कोई अर्ध वर्ण आया होगा। ये यण संधि की पहचान है, तो आप देख लीजिए, पहचानिए, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत और ओष्ठ हो जाता है, तो यहां पर दोस्तों आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। वसंत ऋतु, ठीक है, और दिव्यागमन, देखिए व या के साथ दोस्तों आया ना दिव्यागमन, तो ये आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यही इस कहानी से मैच कर रहा है, बाकी के ऑप्शन इस कहानी से मैच नहीं। वो अर्धवर्ण न जो दिया दोस्तों वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग अलग करेंगे, जैसे ये मैं इसका कर दे रहा हूं, जैसे लिखा है वसंत, इसका मैं संधि विच्छेद दिखा दे रहा हूं, वसंत धन ऋतु, ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों वसंत ऋतु। और ये दोस्तों क्या आ जाता है? ये आपका गुण संधि है। क्या दोस्तों? यहाँ अर लिखा जा रहा है ना, तो अर जहां पर आता है दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। और वो ऊपर वाला जो था दोस्तों वो क्या हो जाएगा? दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? दंतोष्ठ हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे एक एक चीजें, ठीक है। ये जो आपका लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा देवी धन आगमन। क्या हो जाएगा? आगम, आगम, ठीक है, आगम, देवी धन आगम बराबर दिव्यागम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका यण संधि आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप एक एक चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। मदानमत, ठीक है, मद धनमत, मदानमत, ये आप देखिएगा, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद थोड़ा बताइए मुझे। मदानमत का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? मदानमत, ठीक है। मद धन अनमत, ठीक है, मदानमत, ठीक है, नहीं मदन धनमत, ठीक है, मदानमत, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है क्योंकि यहां पर सही संधि विच्छेद नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिएगा एक बार अपने हिसाब से। फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि अत्यानंद में कौन सी संधि है? ठीक है, अत्यानंद, देखिए फिर से एक बार य के साथ कोई अर्धवर्ण का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा अत्यानंद क्या हो जाएगा दोस्तों? अति धन आनंद, ठीक है, यही तो होगा। अति धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यानंद हो जाएगा। और यहां पर भी याद रखेगा ये यण संधि आएगा, ठीक है। क्या है? यण संधि निकल कर आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए दोस्तों, कर निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया नामक प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है, वैया नामक प्रत्यय कहां पे लगा है? पढ़ने से आपको लगेगा कि सभी में वैया लगा है, जैसे रवैया, डटैया, खवैया और बचैया, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, वैया प्रत्यय कहां लगा है, कहां लगा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। याद रखेगा यहां पर खवैया में दोस्तों क्या लगा है? ये वैया प्रत्यय लगा है, ठीक है, खवैया में। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि नहीं यार ये तो सब में लग रहा है। अरे भैया, डटैया में अय्या प्रत्यय, वैया प्रत्यय नहीं है। वैया प्रत्यय, अय्या प्रत्यय दो अलग अलग प्रत्यय होते हैं, ठीक है। एक प्रत्यय होता है एया, ठीक है, एक प्रत्यय होता है एया, एक प्रत्यय होता है दोस्तों वैया, ठीक है। तो आप समझिए ना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। आप समझिए कि आपको किस प्रत्यय में फंसाया जा रहा है, ठीक है। अगर एया की बात किया जाए, ठीक है, तो एया में याद रखेगा जैसे बचाना जो शब्द था, मूल शब्द क्या था? बचाना। बचाना से ही हमने क्या बना दिया? बचैया बना दिया। क्या बना दिया? बचैया बना दिया। तो बचैया में एया प्रत्यय है, जो आप देख रहे हैं बचैया, नीचे इस बचैया में क्या हो जाएगा? एया प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। और वैया प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? वैया प्रत्यय आएगा खवैया में, ठीक है। और कहां कहां आ सकता है? देखिए वैया प्रत्यय बहुत जगह आ सकता है, जैसे खवैया आ गया, ठीक है, जैसे खवैया आ गया, खवैया, ठीक है। जैसे आपका और क्या आ सकता है भाई? खवैया आ गया। और क्या बन सकता है? सोचिए सोचिए, जैसे गवैया हो गया, गवैया, गवैया यानी गाना गाने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे करके बनाइएगा, ये वैया वहीं पे दिखेगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं? गलत कर ही देते हैं, ठीक है। गलत आपको नहीं करना, आपको समझते हुए चलना। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जो सही विकल्प हो देखिए, करा यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। जो काम देखिए अभी अभी हुआ हो, ठीक है। जैसे मैं अभी अभी घर पहुंचा ही था कि बरसात होने लगी, ठीक है। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बरसात होने लगी, ठीक है। तो जब कोई तुरंत तुरंत का काम होता है तो वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ये आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध दोस्तों तब होता जब आपसे कहा जाता शायद शायद ट्रेन
ट्रेन जाते जाते तुमने देखा होगा, ठीक है, तुमने देखा होगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये क्या हो जाता है दोस्तों, तब आप क्या कहते, ये होता दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। ये होगा, होगा देखकर गा समझ करके आप मत समझिएगा कि भविष्यकाल है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ट्रेन जाते देखा होगा, समय तो बीत गया ना, तो जहां समय बीत जाता है वो भूतकाल आ जाता है, वो अब भाव लिया जाता है, तो ये आप समझिएगा, ये भाव होगा, ठीक है। और आसन्न दोस्तों मैंने बताया था, आसन्न कब होता है, ट्रेन अभी अभी गई, ट्रेन अभी 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 गई, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब क्या हो जाता है दोस्तों, यहां आसन्न भूतकाल होता जहां कोई काम अभी अभी, ठीक है। ट्रेन, ऐसे शब्द भी यहां प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सामान्य तो आप जानते हैं यार, सामान्य की बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा, देखिए क्रिया आपका दो प्रकार का होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है। जहां पर अकर्मक होता है वहां पर कर्म नहीं आता है, जहां पर सकर्मक होता है वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सकर्मक क्रिया है, जैसे दौड़ना, ठीक है, अच्छा, हंसना, अच्छा, पढ़ना, अच्छा, और आना, ठीक है। तो यहां पर जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण दोस्तों याद रखेगा, ये पढ़ना जो दिया गया है ये आपका सकर्मक क्रिया है। अब आप कहोगे सर कैसे, कैसे सर ये पढ़ना जो है दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है, पहले आप ये बताइए, ठीक है। तो याद रखेगा, पढ़ना जो क्रिया है दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है, किसी पुस्तक को पढ़ने से है, तो इसमें ऑटोमेटिक आप समझेंगे, जैसे मैं कह दूं वह पढ़ता है, जैसे मैं कह दूं वह पढ़ता है, बात को समझिए। ये अपने आप में बहुत कठिन सवाल है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है दोस्तों। मुझे पता है आप तुक्का मार के इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपको ये इसका उत्तर पता नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे बता रहा हूँ, नहीं पता है, ठीक है। मुझे पता है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपको इसका उत्तर नहीं पता, आप तुक्का मार रहे हो। अगर आपने सही किया तो तुक्का मार के सही किया, मुद्दा समझिए, ठीक है। होता क्या है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया के लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र तरीका बता दूं, ब्रह्मास्त्र मेथड बताने जा रहा हूं दोस्तों आप सभी को, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मेथड जरा सुन लीजिए क्या मेथड है, ठीक है। याद रखिएगा, आपने एक वाक्य बनाइए, ठीक है। जैसे मैं कहूं वह दौड़ता है, वह हंसता है, वह पढ़ता है, ठीक है। और आना तो ऐसे भी दोस्तों आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, या वह आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब अगर मैं ऐसे कहूं तो देखिए वह दौड़ता है, तो इससे और कुछ नहीं पता चला, वह हंसता है नहीं पता चला, लेकिन वह पढ़ता है तो आपको पता है कि कोई किताब पढ़ रहा होगा, मतलब कुछ तो पढ़ रहा होगा जिसमें कोई लेख लिखा होगा, कुछ छपा होगा, वो पढ़ रहा होगा। तो यहां पे अंडरस्टूड है, जहां पर इस तरह की चीजें अंडरस्टूड होती हैं वहीं पे होता है सकर्मक क्रिया। और इन दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे अंडरस्टूड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात को समझे मेरे, यहां पे समझिए, जैसे मैं कहूं आप पढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ रखा होगा ना, नोट्स हो, किताब हो, कुछ तो रखा होगा, ठीक है, तभी तो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे अपने मन से, ठीक है। तो याद रखिएगा, पढ़ने के साथ यह पुस्तक या कोई लेख छिपा होता है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे, ठीक है। ये इसका मेथड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बताइए। कह रहा संख्यावाचक, भाई संख्या तो दे नहीं रहा, 2 4 5 ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, तो संख्यावाचक थोड़े होगा यहाँ पे, तो गलत दिया है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक वहां होता है दोस्तों जहां तौलने की बात आती है, क्या आती है दोस्तों, जहां माप तौल की बात आती है। याद रखेगा, जहां संख्या रहता तब इसको करते हैं, ठीक है। जहां माप तौल की बात आती, माप तौल की बात आती, वहां पे इसको करते, तो माप तौल जैसा भी कुछ नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, यहां होगा गुणवाचक विशेषण। उस साड़ी की विशेषता क्या है दोस्तों, रंग, उसका रंग, ठीक है, लाल नीला पीला हरा, ठीक है, ये उसकी विशेषता है। तो यहां पे करिएगा दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यहां पर कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो ध्यान दीजिएगा गुणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। करा ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा, ठीक है। ऋषि जो संज्ञा शब्द है, अगर हम इसका विशेषण शब्द बनाना चाहें तो क्या होगा, करा है आर्ष होगा, ऋषि कल्प होगा, ऋषि तुल्य होगा, या ऋषिवत होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको सभी शब्द दिए जा रहे हैं, या खाली आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों इसका जब विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, याद रखेगा आर्ष बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऋषि वैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या इन सब चीजों को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। तो ऋषि क्या है दोस्तों, ये एक व्यक्ति को जो चिन्हित करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसका विशेषण बनाएंगे दोस्तों तो ये आर्य बनेगा, ये और कुछ नहीं, आर्ष बनेगा, आर्य नहीं, आर्ष बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सवाल है और आपके लिए तो बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि आप में से लगभग 99% लोगों ने क्या किया, इसका गलत जवाब दिया, तो समझिएगा अच्छे से, ठीक है।
कारण निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? देखिए सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम वह होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, यह सभा मनुष्य और हिमालय, तो यह वह तुम ये वे ये सब क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्रिया का आधार सूचित करने वाला दोस्तों कारक कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, ठीक है, क्रिया का आधार ना, ठीक है। अच्छा, आधार सूचित करने वाला का अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। अच्छा क्वेश्चन दे दिया यार। अपादान अलगाव को बताता, संबंध काकी के रानी रे, ठीक है, अधिकरण में पर ऐसे बता सकता है, और संप्रदान के लिए, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पे अधिकरण मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। एक बार आप खुद भी देखिएगा कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होगा दोस्तों? यह अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। कैसे? तो ठीक है, अभी आप समझिए तो आपको लगेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द दोस्तों कौन सा, ये आपको बताना है। कौन सा एक वचन शब्द है ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये जो विकल्प दिए गए हैं, कर, दर्शन, नदी, घरों और लताओं। देखिए घरों और लताओं तो वैसे भी आपके सामने बहुवचन दे दिया, ठीक है। कौन सा एक वचन है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, एक वचन हमेशा नदी को माना जाता है। नदी का नदी यहाँ पर जो लिखा है एक वचन है, नदी का नदियां हो जाएगा, नदियां हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन घरों और लताओं ये तो ऑलरेडी बहुवचन है। और दर्शन दोस्तों, दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा बहुवचन में ही लिखा होता है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों ने दर्शन टिक किया है उनका जवाब गलत है, जिन लोगों ने नदी टिक किया उनका जवाब सही है। और घरों और लताओं ये तो ऑलरेडी दिखने से बहुवचन लग रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? लिख रहा है गुरुनी होगा, गुरुआइन होगा, गुरुआनी होगा या गुरुवती होगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, गुरु का गुरुआइन हो, गुरु गुरुआइन 90 चेला, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गुरुआइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, ठीक है। प्रकट जो नहीं करता दोस्तों उसको बताना है, ठीक है। प्रकट जो नहीं करता उसको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं रक्त की बात करूं, ठीक है, तो रक्त का मतलब क्या होता है? रक्त का तात्पर्य दोस्तों लहू भी होता है। आप कहते हैं ना उसने लहू बहा दिया। रक्त को दोस्तों याद रखेगा रुधिर भी कहा जाता है, ये भी आपका सही होता जाएगा, ठीक है। और आपने अगर दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा सोड़ित बीज हरे, ठीक है। तो सोड़ित बीज हरे याद रखेगा, सोड़ित जो शब्द दोस्तों ये भी रक्त को ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो रिपु शब्द दिया है ना, ये रिपु याद रखेगा ये रक्त को नहीं कहा जाता, ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। ये जो है रक्त को नहीं कहा जाता। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए रिपु किसे कहा जाता है? तो याद रखें दोस्तों, रिपु कहा जाता है शत्रु को। किसे कहा जाता है? शत्रु को। रिपु कहा जाता है दुश्मन को। रिपु किसे कहते हैं? दुश्मन को। रिपु कहा जाता है अरि को। अरि माने भी क्या होता है? शत्रु होता है, दुश्मन होता है। रिपु कहा जाता है अमित्र को, जो मित्र नहीं है, अमित्र, ठीक है। तो अमित्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखेगा। और इसके अलावा दोस्तों और किसे कहते हैं? बैरी। बैरी माने कहते हैं ना, ठीक है। तो याद रखेगा जिसके साथ बैर हो तो बैरी करिएगा, वैरी नहीं बैरी, ठीक है। ये सभी होता है रिपु का, तो आप समझिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़िए। करा अकुल और आकुल का दोस्तों अर्थ क्या है? अकुल और आकुल का तो सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। अगर मैं लिखूं यहां पे अकुल, एक शब्द क्या लिखा दोस्तों? अकुल लिखा है, और दूसरा शब्द क्या लिखा है दोस्तों? आकुल, ठीक है। तो याद रखिएगा आकुल कब कहते हैं दोस्तों? जब कोई व्यक्ति व्याकुल होता है। आकुल, आकुल को क्या कहते हैं? आकुल, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्याकुल को आकुल कहा जाता है। एक बात तो तय हो गया कि एक साइड व्याकुल होगा, तो दोस्तों व्याकुल यहां पे है, और ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहां भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है। और अकुल माने क्या होता है दोस्तों? अकुल माने होता है कुलहीन, ठीक है। कुल माने होता है अच्छा कुल वाला, जिसका कुल अच्छा हो, जिसका जो है मतलब खानदान अच्छा हो, उस कुल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेगा जी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा अकुल माने हो जाता है कुलहीन, ठीक है। तो यहां पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, अकुल और आकुल। तो बड़े अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है और हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ
तेल है, ठीक है। किसका अर्थ दोस्तों तेल है आपको बताना, प्रणय का अर्थ, प्रीति का अर्थ, स्नेह का अर्थ या अनुराग का अर्थ। याद रखें दोस्तों तेल जो अर्थ निकलता है दोस्तों ये निकलता है स्नेह का। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि आपके बुद्धि से परे है, ठीक है, याद रखेगा ये होता है, ठीक है। अच्छा इसके और भी सारे मीनिंग निकलते हैं। अगर हम तेल की मीनिंग देखें तो तेल के बहुत सारे, हो सकता है आपसे परीक्षा में तेल का दे स्नेह, तब तो मान लीजिए आप बता देंगे कि नितिन सर ने बताया था तेल के स्थान पे दोस्तों कभी प्रेम भी लिख सकता है, यहां पे कहीं प्रेम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों तेल किसे कहा जाता है, तेल प्रेम को भी कहा जाता है, ठीक है। ये भाव देखना पड़ता है। तेल याद रखेगा ये मोहब्बत को कहा जाता है, ठीक है। ये इश्क को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इश्क को, मोहब्बत को, ठीक है। तो याद रखेगा इसको तेल कहते हैं। हाँ भाई तेल, ठीक है। तो याद रखेगा वैसे भी मोहब्बत करने में आदमी की तेल निकल जाती है, ठीक है। तेल वो खाली ऐसे बोलते हैं चुटकुला के तौर पे, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां भाव लेते हैं खाली, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे ना जैसे प्रीति शब्द, प्रीति का भाव भी दोस्तों प्रेम होता है, ठीक है, इसका भाव भी प्रेम होता है, लेकिन फिलहाल आप स्नेह करिए वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। गुरु के समीप रह करके जो है अध्ययन करने वाला ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहा जाता है अंतःवासी या अंतेवासी। गुरु के समीप रह करके अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, अंतःवासी कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और याद रखिएगा विद्यार्थी किसे कहते हैं, जो विद्या को ग्रहण करता है, क्या करता है दोस्तों, विद्या को ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहा जाता है, ठीक है। आश्रमवासी जो आश्रम में निवास करता है उसे कहा जाता है, ठीक है। शिष्य कैसे कहा जाता है, याद रखिएगा शिष्य कहा जाता है किसे, याद रखिएगा गुरु का अनुकरण करने वाले को, गुरु का अनुकरण करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, करने वाले को ये कहा जाता है शिष्य। तो अर्थ समझते रहिए, ठीक है। आश्रमवासी, याद रखिएगा आश्रम में रहने वाले को आश्रमवासी कहा जाता है, यहां विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं, तो ये अंतःवासी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए करा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यानी हिसाब किताब में दोस्तों भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मिताहारी। क्या कहते हैं दोस्तों, मिताहारी, ठीक है। याद रखिएगा कम व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है, व्यय करने वाले को इसे कहा जाता है मितव्ययी। शॉर्टकट में दोस्तों इसी को हम कंजूस कहते हैं, ठीक है, जो बहुत पैसा बचाता है, मितव्ययी, ठीक है। मितव्यय नहीं दोस्तों, ये करने वाला होता है, ठीक है, कंजूस व्यक्ति होता है, कंजूसी नहीं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आप कहिएगा दोस्तों ठीक है, करने वाला कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मितव्यय लिखा है ना, करना, ठीक है, करना लिखेगा, इसको करने वाला भी नहीं, इसको करिए करना, ठीक है। तो याद रखेगा मितव्यय यानी कम व्यय करना, अब मितव्ययी मतलब कम व्यय करने वाला, ठीक है, मितव्ययी करने वाला। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिलहाल तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही हो जाएगा, नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है, ठीक है। और कम खर्च करने वाले को, कम व्यय करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। पति का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, पति का लिख रहा बल्लभ, कलत्र, दारा और भार्या। तो याद रखिए दोस्तों यहां बल्लभ जो शब्द है, बल्लभ दोस्तों यहां पति को कहा जाता है, और ये कलत्र, दारा और भार्या ये दोस्तों पत्नी का क्या है, पर्यायवाची, ठीक है। तो पत्नी में दोस्तों नोट कर लीजिएगा, पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, पत्नी को दारा भी कहा जाता है, और पत्नी को कलत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे। पति में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये भी हो सकता है स्वामी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए, पति हो सकता है, बल्लभ हो सकता है, स्वामी हो सकता है, ठीक है, प्रीतम हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रीतम हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कर सुयश का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। सुयश, यश माने क्या होता है दोस्तों, यश माने होता है कीर्ति, यश माने क्या होता है, यश माने होता है कीर्ति, ठीक है। तो सुयश माने क्या होता है, अच्छी कीर्ति हो गई ना, तो अच्छी कीर्ति को क्या बोल सकते हैं, सुकीर्ति बोल सकते हैं, सबसे बढ़िया ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची आप याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। सुयश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सुकीर्ति हो जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये अच्छा शब्द दिया है, ठीक है। अच्छा ये उत्पातु दे रहा है, क्या होगा, आप घर में बोलते हैं ना ये लड़का बड़ा उत्पाती है, उत्पात का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपद्रवी है, क्या दोस्तों, उपद्रवी है, तो आप इसके सेगमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। सृजन माने किसी चीज का सृजन करना, मतलब क्या करना, आविष्कार करना, आविष्कार बोल सकते हो, आविष्कार बोल सकते हो, सृजन बोल सकते हो, या और कुछ बोल सकते हो, क्या बताइए, सृजन यानी बनाना, सृजन करना माने बनाना, या सृजन माने रचना भी हो सकता है, रचना हो सकता है, या सृजन माने कभी कभी दोस्तों संसार भी होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
करा विराट शब्द का विलोम क्या होगा? विराट माने क्या होता है? बहुत बड़ा। विराट माने बहुत बड़ा, तो याद रखेगा विराट का विलोम हो जाता है दोस्तों क्षुद्र। क्या होगा? विराट का विलोम क्या आ जाएगा दोस्तों? क्षुद्र हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, छोटापन मत करिएगा दोस्तों, छोटापन क्या हो जाएगा? ये बड़ापन का हो जाएगा। ठीक है, बड़ापन का छोटापन हो जाता है। ठीक है, और बृहत का लघु हो जाता है। ठीक है, जैसे बृहत लिख रहा है ना, तो इसका क्या कर देंगे? इसका लघु हो जाएगा और ये बड़ापन हो जाएगा। ठीक है, छोटापन बड़ापन। ठीक है, तो याद रखेगा। और बृहद मत करिएगा, ये भी आपका गलत उत्तर दिया है, ये आपका मतलब सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह तत्सम शब्द कौन सा है उसको पहचानिए। पहचान लेंगे आप। ऐसे भी क्लिष्ट यहां पे दिख रहा होगा दोस्तों, आपका तत्सम है। बाकी कठोर कठिन मजबूत ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, यहां पर जो क्लिष्ट शब्द लिखा है दोस्तों, क्लिष्ट, ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला करिए, कह रहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ठीक है, ढीठ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। क्या होता है दोस्तों? धृष्ट। दृष्ट मत करिएगा दोस्तों, पुष्ट भी नहीं करिएगा, दृश्य मत करिएगा। क्या होगा दोस्तों? धृष्ट होगा। याद रखेगा, ढीठ का, जिसको आप ढीठ कहते हैं, ढीठ का तत्सम क्या हो जाएगा? धृष्ट होता है। ठीक है, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों कौन सा है ये बताइए? शुद्ध वर्तनी अलौकिक। अलौकिक नहीं होता दोस्तों, होता है क्या? अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक शक्ति। ठीक है, तो अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। ये अनधिकार दोस्तों सही है। और याद रखेगा, बारात नहीं होता है, बारात होता है। ठीक है, बारात होता है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी का सही क्या है मैंने आपको बता भी दिया। कर दंतोष्ठ ध्वनि कौन सा है? दंतोष्ठ ध्वनि मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां आपके दंत और ओष्ठ ये दोनों आ जाते हैं उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों? जैसे लिख रहा व दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका दंतोष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा। फ मत करेगा। फ क्या दोस्तों? याद रखेगा, यह ओष्ठ ध्वनि है। फ क्या दोस्तों? ये ओष्ठ ध्वनि है। यह क्या दोस्तों? ये आपका अंतस्थ ध्वनि है। क्या है? अंतस्थ है। र भी क्या दोस्तों? यह भी आपका अंतस्थ है। आप सभी जानते हैं कि अंतस्थ में कौन कौन आता है? य, र, ल और व आता है। ठीक है, और ओष्ठ में कौन कौन आता है दोस्तों? तो प, फ, ब और भ ये आते हैं। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों व कर लीजिएगा। व आपका दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग इसमें होता है वो में, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल देखिए। ठीक है, लिख रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी इन द सेंस क्या दोस्तों? जयपुरी बोली में दोस्तों इसका स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखेगा, लिख रहा है दारसाड़ी, बांगड़ी, ढूढ़ाड़ी या कुर्माज्वल। तो याद रखें दोस्तों, ढूढ़ाड़ी इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या दोस्तों? ढूढ़ाड़ी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हट करके है। और याद रखेगा खास करके ये जो बोली जाती है ये पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है दोस्तों। ये पूर्वी राजस्थान की क्या दोस्तों? बोली है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, कहाँ की? ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप समझिएगा ढूढ़ाड़ी होता है। ठीक है, चलिए इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा या बोली नहीं बोली जाती ये बताइए? ब्रज भाषा में, ब्रज वाले क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है। अवध में अवधी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती। पहाड़ी बोली हमेशा दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, वो यहाँ पे नहीं। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ चलेगी ना, वहाँ इसके कई सारे नाम है। जैसे आपने नाम सुना होगा कुमायूनी। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? कुमाऊनी। कुमाऊनी का नाम सुना होगा। गढ़वाली का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? ये कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया। खास करके जब उत्तराखंड साइड जाएंगे या फिर आप चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश साइड, तो वहां पर दोस्तों इस तरह से कुमाऊनी, ये गढ़वाली, ये सब बोलियां बोली जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका बनेगा। ठीक है, कारण नी, परी, उन उपसर्ग में संबंधित कौन शब्द है पहचानिए। ठीक है, कहां पर नी है? तो नी दोस्तों उपसर्ग आपका निबंध में मिल जाएगा, क्योंकि और तो कहीं है नहीं। ठीक है, परी दोस्तों परिजन मिल जाएगा और 29 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है यार? ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, आप सही करिएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए आज का सेशन दोस्तों समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से, और आराम से वीडियोस को देखते चलिए। देखिए स्टडी 91 पर अगर आ गए हैं आप, तो आपका उद्धार तो होना तय है, घबराइए मत। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।